हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 11 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के चैप्टर पे। तो इसमें हम फिर से वही इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स देख लेते हैं, रिविजन्स कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस। तो पेज नंबर 2 एग्जांपल 1, एबीसी एंटरटेनमेंट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, हैविंग फॉरेन सब्सिडरी यूबीई लिमिटेड, उसकी एक फॉरेन सब्सिडरी कंपनी, मतलब फॉरेन में कंपनी है, उसका 51% शेयर एबीसी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के पास है, तभी तो फॉरेन वाली कंपनी इसकी सब्सिडरी है। और वो क्या करती है, वो सैटेलाइट सर्विसेज देती है टू द ग्रुप विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। वो सैटेलाइट सर्विसेज देती है और ये जो उसकी सब्सिडरी कंपनी है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनी कहलाएगी, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। Now example 2, airline companies who operate through their booking agents in India will be covered under the definition of foreign company under the Companies Act। अगर कोई एयरलाइन कंपनी है वो इंडिया में ऑपरेट तो कर रही है लेकिन इंडिया में एजेंट के थ्रू कर रही है, तो जो बाहर की कोई एयरलाइन कंपनी है उसे हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। पेज नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3, जैकपक लिमिटेड इज अ शिपिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जापान। जैकपक लिमिटेड एक शिपिंग कंपनी है, मतलब वो जो जहाज और उससे सामान लेके लाना ले जाना वाला है ना, तो उसकी शिपिंग कंपनी है, वो जापान में इनकॉर्पोरेट है, जापान में रजिस्टर्ड है। द कंपनी हैज सेट अप अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, कंपनी ने ब्रांच ऑफिस सेटअप किया इंडिया में आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स, आरबीआई से सारी अप्रूवल लेने के बाद। नाउ ब्रांच ऑफिसेज आर जनरली कंसिडरेशन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पेरेंट कंपनीज ऑफिस। ब्रांच कंपनी सेम वैसे ही काम कर जैसे एक पेरेंट्स कंपनी जापान में कर रही है। पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी जिसका ब्रांच है ये। 10 ब्रांच ऑफिसेज ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ब्रांच ऑफिस जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड कंसीडर्ड एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, तो उसको कंसीडर किया जाएगा कि वो इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए वो ऑपरेट कर रहे हैं। एंड वी बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, तो उसको कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब अगर इंडिया की कोई कंपनी है उसके ब्रांच ऑफिस अगर आउटसाइड इंडिया में, तो उसको भी सारे के सारे इंडिया के कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 4, द शेयर होल्डिंग ऑफ ईमार्क कंपनी एलएलसी, जो ईमार्क कंपनी एलएलसी है उसकी शेयर होल्डिंग है, देखते हैं किस किस कंपनी में। और ये जो ईमार्क कंपनी एलएलसी है वो दुबई में इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में भी उसके पास प्लेस ऑफ बिजनेस है। अब वो जो कंपनी है वो हिंदुजा कंपनी लिमिटेड इंडियन कंपनी में 26% शेयर होल्ड करती है। वैशाली कंपनी लिमिटेड इंडियन कंपनी उसमें 25% होल्ड करती है शेयर्स, और सिटीजन ऑफ दुबई रिमेनिंग होल्डिंग है। बाद बाकी जो सिटीजन्स ऑफ दुबई है उसमें भी होल्डिंग है उनकी शेयर्स, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना चाहते थे, इसमें बस यही बताना चाहते थे कि भाई होल्डिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है वो इस तरीके से वो शेयर होल्ड कर सकते हैं डिफरेंट इंडियन कंपनीज में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है दुबई में। आगे चलते हैं और बढ़ गए हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। इलस्ट्रेशन 1 एग्जांपल नंबर 8, पेज नंबर 8 इलस्ट्रेशन 1 है, सर्च एंड फाइन पीटीई लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर। सर्च एंड फाइन पीटी लिमिटेड कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है, सिंगापुर में। नाउ द कंपनी सेल्स इट्स गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया। अब वो कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, लाइक अमेजन है या अलग अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ करके इंडिया में भी अपने सामान बेचती है। हाउएवर इट डज नॉट हैव एनी ब्रांच और ऑफिस इन इंडिया, उनका कोई ऑफिस नहीं है, ब्रांच ऑफिस नहीं है इंडिया में। इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 380 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या इस कंपनी को डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 380 के अकॉर्डिंग? द आंसर इज यस। एज पर Section 2 Companies Act 2013, any company or body corporate outside India which has a place of business in India, जिसका बॉडी इनकॉर्पोरेट तो मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, वेदर बाय इटसेल्फ
चाहे वो खुद से करे या एजेंट के थ्रू करे, चाहे वो फिजिकली करे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में करे, मतलब ई कॉमर्स करे, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रही है, इन एनी अदर मैनर शैल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी, तो उसे फॉरेन कंपनी माना जाएगा। Accordingly, as Search and Find Pte Limited is conducting business through electronic mode, और इस केस में सर्च एंड फाइंड लिमिटेड जो है वो बिजनेस कर रही है इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, इट इज कंसिडर्ड अ फॉरेन कंपनी, तो उसको फॉरेन कंपनी कंसिडर किया जाएगा। एड इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट, को सबमिट डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013। एग्जाम्पल 5, पेज नंबर 10। ROK लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। एक ROK लिमिटेड कंपनी है जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट है, हैविंग अ प्लेस, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी है इंडिया में, और इनकॉर्पोरेट है आउटसाइड इंडिया। ROK लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ HOK लिमिटेड। जो ROK लिमिटेड है वो सब्सिडरी है HOK लिमिटेड की, और HOK लिमिटेड जो कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है। एंड इज रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट अकाउंट, और उसके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कंसोलिडेट करना है विद HOK लिमिटेड के साथ। Accordingly, if HOK Limited is required to follow financial year other than 31st day of March every year, ROK can make an application to central government to follow the financial year as per HOK Limited। अब HOK Limited का financial year कुछ और हो सकता है, ROK का कुछ और हो सकता है, लेकिन HOK जो उसकी होल्डिंग कंपनी कहती है नहीं तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर भी HOK के अकॉर्डिंग होगा, तो ROK जो कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगी कि मेरा भी फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दो या अलाउ कर दो मुझे फाइनेंशियल ईयर वही रखने का कि जो कि मेरी होल्डिंग कंपनी HOK लिमिटेड को चाहिए, ताकि वो बुक्स अपनी कंसोलिडेट कर पाए। मतलब पेरेंट कंपनी अपनी होल्डिंग सब्सिडरी की सारी बुक्स को कंसोलिडेट करेगी। एग्जाम्पल 6, पेज नंबर 11। मुकेश एंड जॉर्डन LLC is a foreign company and is required to file its financial statements। मुकेश एंड जॉर्डन LLC एक फॉरेन कंपनी है और उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे विद इन 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 6 महीने के अंदर विद रजिस्ट्रार को ऑन एन एनुअल बेसिस अलोंग विद फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, और उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। ठीक है, उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। कौन कौन से? सम स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देना होगा, स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देना होगा, और स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड भी देना पड़ेगा। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 2। एग्जामिन विद रेफरेंसेस to the provisions of the Companies Act 2013 whether the following companies can be treated as foreign companies। क्या नीचे की जो 2 केसेज हैं क्या उसमें कंपनी को फॉरेन कंपनी ट्रीट किया जाएगा? बताइए। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस एट मुंबई। कंपनी तो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस उसका मुंबई में है। ठीक है ना। सेकंड, इंडियन सिटीजन्स इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन सिंगापुर। इंडियन सिटीजन है, सिंगापुर में कंपनी बना ली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग अ बिजनेस देयर, कि भाई वहाँ पे वो बिजनेस करना चाहते हैं। नाउ आंसर, फॉरेन कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, चाहे वो खुद करे, चाहे एजेंट के थ्रू करे, चाहे वो फिजिकली करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में करे, तो वो बन जाएगी फॉरेन कंपनी। सेकंड, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अगर इंडिया में करी कैसे भी तरीके से, तो वो बन जाएगी फॉरेन कंपनी। ठीक है, अब देखते हैं फर्दर टू क्वालिफाई एज अ फॉरेन कंपनी अ कंपनी मस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर्स। अगर फॉरेन कंपनी की तरह आपको ट्रीट करना है, क्वालिफाई होना चाहते हो, तो आपको ये कंडीशन भी फुलफिल करनी होगी। पहला क्या? इट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कंपनी बाहर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ओके, इंडिया के बाहर। सेकंड, इट शुड हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वो इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तीसरा, इंडिया में वो खुद काम कर रहा है, चाहे अपने नाम से, एजेंट के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिजिकली मोड, कैसे भी बिजनेस कर रहा है। नाउ डी, इट मस्ट कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी इन एनी नेचर इंडिया। और वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हो किसी भी तरीके से। नाउ अब जवाब देते हैं पहले केस का। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है। शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस उसका मुंबई में है, विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनी। उसको फॉरेन कंपनी ट्रीट कर लेंगे क्योंकि उसकी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में है। नाउ सेकंड, यहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड सिंगापुर में, और उसका बिजनेस भी सिंगापुर में ही है।
इट विल नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, इसको फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे। इट्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बाय एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन ने बाहर बनाया, ये एक इमैटेरियल है, ये नहीं देखा जाएगा। बस ये देखेगा कि उसका बिजनेस मतलब इंडिया में होना चाहिए। तो यहाँ पे आउटसाइड इंडिया में रजिस्ट्रेशन है, बिजनेस एक्टिविटी भी आउटसाइड इंडिया में, इसीलिए वो नहीं होगी फॉरेन कंपनी। चलते हैं आगे, पेज नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 7, MIR कंपनी LLC, एक कंपनी MIR कंपनी LLC है, वो दुबई में इनकॉर्पोरेट हुई है 28 अप्रैल 2017 को। MIR कंपनी LLC हैज एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई, उसने अपने प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में स्टैब्लिश किया 2020 में। नाउ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया प्रोपोजेस टू ऑफर द सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज। अब जो प्लेस ऑफ इंडिया जो बिजनेस में है वो प्रपोज कर रहा है कि भाई सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर लो MIR कंपनी LLC के। नाउ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बिफोर गोइंग विद द सब्सक्रिप्शन विल हैव टू फाइल अ, अब जब इस तरीके से जब वो शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसको प्रोस्पेक्टस भी फाइल करना होगा, प्रोस्पेक्टस साइन होंगे, शैल नो, अब will have to file a prospectus dated and signed, and the prospectus shall not be required to obtain the particular mention points 1, 2, 3 and point A above, as the prospectus will be getting issued after a period of more than 2 years since the MIR company has commenced its business। मतलब इसको ये कह रहे हैं कि भाई पॉइंट नंबर 1, 2, 3 and point A above जो भी हमने ऊपर पढ़ा है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब वो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 पढ़ना पड़ेगा, वो देख लेना। वैसे बस इस केस में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर MIR लिमिटेड कंपनी है, अगर वो इंडिया में शेयर सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस डेटेड और साइंड होने चाहिए। बट उस प्रोस्पेक्टस को वो 2 साल के बाद, जब वो बिजनेस कमेंस कर रहे हैं, कमेंसमेंट के 2 साल के बाद वो प्रोस्पेक्टस इशू होने चाहिए। ठीक है, उस केस में कुछ पॉइंट्स इसको फॉलो नहीं करना है। अब वो एक बार रीड कर लेना। अब आगे चलते हैं और हम आ गए हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो इस तरीके से ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर था और हमने सारे इसके एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन कवर कर लिए। तो इसके जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और जो इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं हम वो भी कवर करेंगे। तो 7 क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्टिव के और 4-5 हैं इसके MCQ के। तो वो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।